हेलो किड्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे साउंड के बारे में। ठीक है, तो साउंड क्या है, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? बेसिकली अगर हमको अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग किसी के साथ में शेयर करनी है तो साउंड क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है जिससे हम अपनी थॉट्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। या तो हम राइटिंग में उसको बताएं और या फिर बोल कर बताएं। तो जब बोलेंगे तो उसके कानों में कुछ जाना चाहिए और वो जो जाना चाहिए वही है साउंड। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड, और साउंड के बारे में और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स एंड इट रीचेस टू अस। साउंड is produced when a body vibrates and it reaches to us. What reaches to us? हमारे पास में क्या पहुंचता है? वाइब्रेशन। बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो वाइब्रेशंस पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होता है और फिर उसके बाद में हमारे कानों पर पहुंचता है। ठीक है, us through the vibration of the particle of the surrounding medium, sound requires a medium for its propagation. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक स्पीकर है, इससे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये जो स्पीकर है इससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो वाइब्रेशंस ये पार्टिकल टू पार्टिकल आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं और जिसके पास में पहुंचना है या जिसके पास में जो भी उस सराउंडिंग में होगा जहां पर वो वाइब्रेशंस पहुंच पा रहे होंगे तो वो उस वॉइस को, इस लाउड को, उस म्यूजिक को, उस सॉन्ग को सुन सकता है। ठीक है, और लास्ट में ये दिया हुआ साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। ठीक है, तो मीडियम बहुत जरूरी है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है? साउंड एक तरह का मैकेनिकल वेव है। साउंड इटसेल्फ इज अ वेव, बट उसका जो टाइप है वो मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, मतलब मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो साउंड वेव क्या हुआ? साउंड वेव बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेशंस के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, या ट्रैवल करती है। बट इसमें अभी हम लोगों ने जो बात किया था पार्टिकल्स की, इसे पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल क्या है, ऐसा नहीं कि स्पीकर के पास में जो पार्टिकल थे उसने एनर्जी लिया, वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ और वो वहां से इसके पास में जो भी हमारा लिसनर है या ऑब्जर्वर है उसके पास पहुंचेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट होते हैं और अपने नेबरिंग पार्टिकल को वो वाइब्रेशन वाली एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और इसी तरह से नेक्स्ट पार्टिकल उसके नेक्स्ट पार्टिकल को द नेक्स्ट। तो इस तरह से क्या होता है, ये एनर्जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल ट्रांसफर होती रहती है और वो जो एनर्जी है वही वाइब्रेशन के फॉर्म में हमारे ईयर ड्रम को हिट करती है और हम आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है हमारा वेव मोशन। तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह की वेव है। तो उस वेव का मोशन कैसा होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वेव मोशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस to the repeated periodic motion of the particle of the medium about their mean position. So basically ये क्या है, wave motion is a process of energy transfer। तो क्या होगा, जो भी हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेसिकली हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी, जो वाइब्रेशन है वो एक तरह की एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो रही है मीडियम टू इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ये जो वाइब्रेशन है इसको हम एक तरह का डिस्टर्बेंस बोलेंगे। ठीक है, ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। कैसे? हम कंटिन्यूअसली जब हम किसी चीज को वाइब्रेट करते रहेंगे तो ही कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते रहेंगे। बट अगर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो पार्टिकल क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट होता रहता है। वो दो तरीके से होता है, एक तो किधर, जिस तरफ वेव जा रही है उस डायरेक्शन के उसके पैरेलल, मान लीजिए जो वेव है वो हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और यहां पर कोई पार्टिकल है। ठीक है, यहां पर जो पार्टिकल है वो या तो इस तरह से वाइब्रेट होगा, आगे पीछे वाइब्रेट होगा, या फिर ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो या तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वेव मोशन हो रहा है, वेव मूव कर रही है, उसके पैरेलल वाइब्रेट होगा या फिर परपेंडिकुलर वाइब्रेट होगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू another particle without actual movement of the particles from their mean position। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते। तो क्या मूव होती है, मूव केवल एनर्जी होती है। पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पर आगे पीछे वाइब्रेट होते रहते हैं और एनर्जी अपने नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है,
देन द वेव। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोगों ने वेव के बारे में स्टडी किया कि साउंड जो है वो एक तरह का वेव है और वेव मोशन किस तरह से ट्रेवल होता है। तो बेसिकली जो वेव्स होते हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव जिनको हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लाइट वेव, एक्सरेज, देन माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम जो कंसंट्रेट करेंगे, जिन वेव्स पर और जिन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करेंगे वो है हमारे ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इन दोनों वेव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या है और कैसे वर्क करती है। तो यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द वेव इन विच particle of the medium vibrate about their mean position in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave। तो अभी अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहां पर क्या है, बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, प्रोपोगेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है मोशन या फिर मूवमेंट। तो अगर हम वेव की बात करें तो वेव किस तरफ मूव कर रही है? वेव अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर की तरफ या फिर उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव किधर है? मुझसे दूर की तरफ। बट अगर हम इस वेव में कॉन्सेंट्रेट करें किसी एक पार्टिकल पर, सपोज हम यहां के किसी एक पार्टिकल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इस पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होगा? इस पार्टिकल का वाइब्रेशन यहां से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक आएगा जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और फिर वापस से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो इस तरह का वाइब्रेशन होता है जिस वेव में, उस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें वेव का जो पार्टिकल है उसका जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है या जो वेव का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल का वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेव का डायरेक्शन किधर है? अवे फ्रॉम मी, और जो पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो, अगर हम बात करें कि वेव का प्रोपोगेशन अवे फ्रॉम मी है, तो पार्टिकल क्या होंगे? वेव के डायरेक्शन में, जिस तरफ वेव जा रही है उसी के डायरेक्शन में पैरेलली क्या होंगे? वाइब्रेट होते रहेंगे। जैसे अगर हम इस पार्टिकल को कंसंट्रेट करें तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, बट ये यहां से घूमकर इधर नहीं आ जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? अपनी मीन पोजीशन पर ही आगे पीछे वाइब्रेट होता रहेगा। तो इस तरह की जो वेव होती हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। जिस तरह वेव प्रोपोगेट हो रही उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते रहेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दिस वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है? जिस जगह पर पार्टिकल की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहां पर जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। इस कंडीशन में जो हम बोलेंगे या इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेव फ्रीक्वेंसी और वेव। तो बेसिकली वेव को फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर या फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल रेंज, देन अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑडिबल रेंज से। तो जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है? ऑडिबल रेंज है अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक है, तो वो जो वेव है उस फ्रीक्वेंसी को या उस वेव को हम ऑडिबल रेंज की वेव बोलते हैं और इसको हम इजीली सुन सकते हैं। ठीक है, अगर इससे कम होगी तो हमको सुनाई नहीं देगी, इससे ज्यादा होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, बट हमारे कानों को वो हार्म कर सकती है, हमारे कानों को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कानों को सुनाई देना बंद हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है बट दैट शुड बी लेस देन 20। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी पेंडुलम की, तो पेंडुलम क्या होता है? इस तरह से हम अगर किसी पेंडुलम को हैंग करें और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो क्या होगा? वो यहां तक ऐसे आएगा और फिर यहां तक ऐसे आएगा। 1 सेकंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार इतना तक होगा।
इससे ज्यादा बार भी हो सकता है, बट अगर 20 से कम है उसका वाइब्रेशन तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की होती है, और इसको कौन सुन सकता है? डॉग्स, लियोपार्ड, ठीक है, और भी कुछ ऐसे एनिमल्स है जो इनको सुन सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि रात में जब कोई दूर से आ रहा होता है तो डॉग्स को पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है कोई आ रहा है, क्योंकि वो इससे हाई फ्रीक्वेंसी की वेव को सुन सकते हैं, ठीक है, उसको सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसीलिए दे जस्ट स्टार्ट बार्किंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। तो अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी के फॉर्मूले से देखें तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारा डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बात हो रही है वेव की, तो वेव में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, सिंबल लैम्डा, ठीक है। और जो टाइम होता है कैपिटल टी, और ये जो टी होता है ये क्या होता है? टाइम पीरियड। बट वी ऑलरेडी नो कि ये जो 1/t है, जो ये 1/t है, ये क्या होता है? एफ, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये एफ जो है 1/t की जगह मैं अगर प्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? v = f लैम्डा, ठीक है। ये क्या है? यही है हमारी वेव वेलोसिटी, ठीक है। कुछ लोग v = f लैम्डा राइट करते हैं, बट कभी कभी आपको ये दूसरा फॉर्मूला भी मिलेगा, v = न्यू लैम्डा, न्यू कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। न्यू क्या है? ये भी एक सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड। तो बेसिकली अगर वेव वेलोसिटी की बात करें तो साउंड क्या है? साउंड भी एक तरह की वेव है, ठीक है, और वो मूव करता है। तो अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में साउंड वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती, कितने टाइम में? तो बेसिकली जो साउंड की जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड है। कितने पर? 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड 332 मीटर ट्रैवल कर सकता है कितनी देर में? 1 सेकंड में। बट अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, जिसको हमने जनरली एज्यूम करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उतने पर जो साउंड है वो 340 से 341 मीटर ट्रैवल कर सकता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसको हम जनरली 340 कैलकुलेट करते हैं या 340 यूज करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशंस क्या हो? इजी हो सके, और हम काफी सारी चीजों का या काफी सारी चीजों में साउंड वेव का यूज कर सके, ठीक है। तो इसके बाद में आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी तरह से साउंड क्या होता है? साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। द रिटर्न ऑफ साउंड वेव, रिटर्न मतलब वापस आना। द रिटर्न ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो बेसिकली साउंड क्या होता है? साउंड भी किसी एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। बट ये भी लाइट वेव की तरह या फिर लाइट की तरह साउंड जो है वो भी कुछ लॉज को फॉलो करता है, जिस तरह से लाइट फॉलो करती है किसको? कि रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो साउंड में भी इस तरह का होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इको। तो बेसिकली इको क्या होता है? इको भी एक तरह का रिफ्लेक्शन ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें इको और रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। An echo is heard only if the distance of the person producing a sound from the resist obstacle or reflector is far enough to allow the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard। मतलब मैंने जैसे ही साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड यहां से गया, किसी एक सरफेस पर हिट किया, वापस मेरे कानों तक आया, बट मेरे प्रोड्यूस करने के और वापस से रिफ्लेक्ट होने से होकर मेरे कानों में आने तक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस कितना होना चाहिए? वो डिफरेंस होना चाहिए 0.1 सेकेंड। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो हमें इको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है T = 2D अपॉन T। यहां पर जो 2D अपॉन V है ये क्या है? T = 2D अपॉन V जो है, यहां पर 2D जो है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? अगर हम बात करें यहां पर ऑब्जर्वर और ये रिफ्लेक्टर की, तो इसके बीच का अगर मैंने डिस्टेंस जो है वो D ले लिया,
तो बेसिकली इसको वापस से इको सुनाई देने के लिए साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले ये डी जाएगा यहां तक मतलब जहां पर ऑब्स्टेकल है, जहां से रिफ्लेक्ट होना है, वापस से डी आएगा, तो साउंड ने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डी प्लस डी 2d, तो इसलिए यहां पर डिस्टेंस की जगह पर 2d लिखा हुआ है और स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर को v लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इको। To hear an echo distinctly, the reflecting surface in air should be at a minimum distance of 17 meter. This 17 meter from the listener. Listener से 17 मीटर के डिस्टेंस पर अगर ये ऑब्स्टेकल होगा तो हमें अच्छे से और अच्छा इको सुनाई देगा। ठीक है, इसलिए जो नॉर्मल डिस्टेंस लेते हैं वो 17 मीटर लेते हैं, क्योंकि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं अभी वो रूम टेम्परेचर का है, और रूम टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, दैट इज 340 meter per second. Okay, now the next is determination. Determination of speed of sound or distance between the source and the observer by the method of echo. ठीक है, तो इस मेथड से हम कई जगह पर इसका यूज करते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेजर करना या फिर टाइम मेजर करना कि कितनी देर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, इन सभी चीजों का हम यूज करते हैं। और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसका फॉर्मूला यूज करके हम साउंड की वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं अगर हमको ये डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो। ठीक है, या फिर हमें कोई डिस्टेंस पता करनी है तो भी हम उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे वेलोसिटी उस मीडियम में पहले से पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरे पास में क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इन वाटर। सी, वाटर की बात हो रही है, इट इज नॉट अबाउट द एयर, सो दैट द इको इज हर्ड डिस्टिंक्टली, मतलब मुझे अच्छे से इको सुनाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिया हुआ है, कितना है, दैट इज 1400 मीटर पर सेकेंड। बट हमको ये पता है कि इको सुनाई देने के लिए, हमें इको अच्छे से सुनाई दे, उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुआ और मेरे कानों में वापस से साउंड आया रिफ्लेक्ट होने के बाद में, उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। जो टाइम का गैप है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इको का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इको का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 2d अपॉन t। ठीक है, यहां से हमें वेलोसिटी पता है या स्पीड पता है, दैट इज 1400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं वापस से 2 इंटू डी कर लेता हूं, अपॉन टाइम कितना है, टाइम कितना है यहाँ पर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें डी की, तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, 1400 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल कैंसल दिस, और आपका जो डिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 1470 मीटर। तो वाटर में अगर आपको कुछ चीज सुनाई देना है जिसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 1400 मीटर है, तो एटलीस्ट जो हमारा रिफ्लेक्टर है वो कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, वो होना चाहिए मुझसे एटलीस्ट 70 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, एयर में जो 17 मीटर था वो वाटर में जाकर कितना हो गया, 70 मीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा इको के यूजेस। ठीक है, इको कहां पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, यूजेस ऑफ इको बाय डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन इको का यूज करती हैं। सो डॉल्फिन डिटेक्ट देयर एनिमीज एंड ऑब्स्टेकल्स। दो चीजें डिटेक्ट करती है, क्या क्या, एक तो एनिमी डिटेक्ट करेगी और ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव एंड हेयरिंग देयर इको। सो बेसिकली होता क्या है, साउंड अल्ट्रासोनिक वेव यहां से एमिट करती है अपने पास से, इसके बाद में जो भी सामने ऑब्स्टेकल या कोई एनिमी होता है उस पर वो वेव पड़ती है और वापस से रिफ्लेक्ट होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो बेसिकली उसको एक आइडिया लगता है कि मुझसे जो ऑब्स्टेकल है या जो भी डेंजर हो सकता है उसके लिए, उससे रिलेटेड कोई एक पर्सन है या कुछ और चीज है, वो कितना डिस्टेंस पर है वो अपने से गेस करती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम करती है कि ठीक है मेरे से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने लिए बाकी सारे जो भी है उनको ऑब्जेक्ट को फाइंड करती है और डिटेक्ट करती है और उनका यूज करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसको किसी फिश का या किसी और दूसरे चीज को पकड़ना है तो क्या करेगी, वो इसी तरह का अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद में वो सामने जो भी होगा उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैच कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा
यूजेस ऑफ इको बाय सोनार एंड रेडार, ठीक है। द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो बेसिकली क्या होता है, सोनार से हम यूज कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्टेकल कितना दूरी पर है। ये बेसिकली शिप्स में और सबमरीन वगैरह में यूज होता है। तो क्या होता है कि ये लोग अपने पास से साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो वेव्स पानी में अंदर जाते हैं और उसके अंदर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो वो करते क्या है कि इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी देर में वापस आया। उनको पता होता है कि साउंड जो वेव उन्होंने वहां से रिलीज किया हुआ है, जो भी उन्होंने वेव यहां से छोड़ रहे हैं, वो क्या है, वो उसे हिट करके कितनी देर में आएगी ये उनको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि स्पीड कितनी है उस मीडियम में वो उन्हें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। इसी तरह से रेडार सिस्टम का यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, किस लिए, जब स्पेस में कुछ हो रहा होता है, क्योंकि जो रेडार सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम करता है, बट इसमें जो सिस्टम यूज करते हैं वो भी इको पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि ये भी देखते हैं कि यहां से जो उनका टारगेट है वहां पर इनका जो वेव ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर हिट करेगा और वापस से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो बेसिकली इनको टाइम वापस से ये क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, और इनको स्पीड ऑलरेडी पता होती है, तो क्या कर लेते हैं कि ये लोग डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल है वो हमसे कितनी दूरी पर है, ठीक है। और क्या यूज है इसका, इसके अलावा इसका मेडिकल फील्ड में बहुत सारा यूज है। यूजेस ऑफ इकोस इन द मेडिकल फील्ड कहां पर यूज होता है, इको मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज फॉर इमेजिंग ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड कराना है, तो वो जो अल्ट्रासाउंड है वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है इको का, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा जो जब अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका शेप और एक्चुअल साइज क्या होता है कि हम देख सकते हैं अंदर से कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी यूज है इको के, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, कि साउंड क्या होता है, साउंड कैसा होता है, कहां होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, टाइप्स ऑफ वेव क्या है, साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। वेव से रिलेटेड मतलब साउंड से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू किड्स। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.